हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि आवर जर्नी टू द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टार्टेड, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भी डिस्कस किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स भी देखे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस भी देखा। सिमिलरली हमने डिस्कस किया कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फाइनली आज हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा। हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो विच मीन्स लार्ज। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, यानी वी आर स्टडी अबाउट द वेरियस एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने कहा नेशनल इनकम है, टोटल आउटपुट है, टोटल सेविंग है, टोटल इन्वेस्टमेंट है। जब हम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम स्टडी करते हैं, यानी इट इज़ रिलेटेड विद द एंटायर इकोनॉमी, हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, जिसको हमने दूसरा नाम क्या कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थियोरी। यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ओके बच्चों, देन हमने उसका किया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, पहले हम दे देते हैं जब भी आपसे टॉपिक ये पूछा जाए, चाहे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे या फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे, हमने शुरुआत सिमिलरली की। तो देखो ये लिखना बहुत इजी हो जाता है। सेकंड हम क्या करते हैं, कोई भी एक डेफिनेशन जो है वो हम बता देते हैं। अब डेफिनेशन में भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 4 डेफिनेशन हम लास्ट 2 पार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसमें पहला डेफिनेशन है कार्ल शेपेरो का। उसका कहना है सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरे इकोनॉमी के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शनिंग हो रहा है, दैट इज कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन दूसरा डेफिनेशन देखा जो और इजी डेफिनेशन था J.L. हंसिन का, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट, जैसे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, देन टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, देश की नेशनल इनकम क्या है, एक्सेट्रा। जब हम ऐसे एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप कंपेयर करते हैं, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन हमने के बोल्डिंग का 3rd डेफिनेशन भी आपके साथ डिस्कस किया था। वहाँ पे भी हमने बहुत इजीली समझाया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील not with individual quantity but with aggregate quantity, not with individual income but with total national income, not with individual price but with the general price level, not with individual output but with the national output। कितना आसान था। 4 टर्म्स को खाली ध्यान में रखो, क्वांटिटी, इनकम, प्राइस, आउटपुट। डेफिनेशन में वही चीज़ रिपीट हो रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ द एग्रीगेट क्वांटिटी, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ टोटल नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ द नेशनल आउटपुट। यही तो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर हम मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्शल ने क्या कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी अबाउट फॉरेस्ट नॉट द इंडिविजुअल ट्री। लेकिन आपको लिखना है सिर्फ 1 डेफिनेशन, कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको बेस्ट लगे वो आप लिखो बस। फिर आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे। उन्होंने कहा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने पढ़ा उसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बच्चों, तो उसका इम्पोर्टेंस जब हम फर्स्ट देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जो एक्चुअल फंक्शनिंग है इकोनॉमी की, वो हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।
कि कैसे देश के अंदर नेशनल इनकम काउंट होती है, किस तरह से पब्लिक फाइनेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से पब्लिक फाइनेंस का एक एक पिलर, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो पब्लिक रेवेन्यू हो, चाहे वो पब्लिक डेप्ट हो, चाहे वो हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, चाहे हमारा पूरा फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम करते हैं। हमारे इकोनॉमी में मनी मार्केट किस तरह से अपना रोल परफॉर्म करता है, कैपिटल मार्केट किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, ये सब हमने कहाँ सीखा बच्चों? ये हमने सीखा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्या दिखाता है? फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। ये हमारे इकोनॉमी का फंक्शन सीखने में हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो ये पूरा हमने किसकी मदद से देखा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम देखा, कैसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मूव होता है। तो ये हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से सीखा। इसके लिए एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी अगर हमें सीखनी हो तो हियर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस। ओके बच्चों, सेकंड है नेशनल इनकम। क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन, जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट हमने देखा बच्चों 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पिलर था दैट थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश का इनकम कैसे हम काउंट करते हैं, फिर किस तरह से हम रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज़ द मेन थियरी, जिसमें हमने देखा वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड था, दैट इज़ थियरी ऑफ कंजम्पशन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जब हम नेशनल इनकम जब हम कंसिडर करते हैं, नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं, तो हमें यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स सपोर्ट करता है कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट करें, नेशनल इनकम का फ़्लो कैसे मूव होता है। यहाँ पर इस साल हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा 2 सेक्टर इकोनॉमी के बीच में फ़्लो। जब आप और फर्दर स्टेज, जैसे मैंने कहा कि जब आप SY लेवल पे पहुँचोगे तो देयर यू विल लर्न नेशनल इनकम और डीप में, कि कैसे 3 सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल फ़्लो जो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम मूव होता है, 4 सेक्टर में कैसे मूव होता है वो भी हम सीखेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ डिफरेंट मेथड्स, कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके सपोर्ट के साथ, हेल्प के साथ हम नेशनल इनकम वेरी इजीली कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमने आउटपुट मेथड देखा, इनकम मेथड देखा, एक्सपेंडिचर मेथड देखा और बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को भी डिस्कस किया कि जब हम ये मेथड फॉलो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सम टाइम देयर आर सम कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़, कुछ स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी, कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, फेस होती है। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को हम धीरे धीरे रिमूव करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मालूम है तो सॉल्यूशन भी हमें मालूम होगा। तो ये सब सीखने में, हमें समझने में हेल्प करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन था? ये मैंने कहा था J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। इसने हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इतना सिस्टमेटिकली हर थियरी को डेवलप करके दिया। ओके बच्चों, तो नेशनल इनकम भी हम कहाँ सीखते हैं? ओनली इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारा फर्स्ट पिलर यही था, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी सीखते हैं, यानी किस तरह से हमारी इकोनॉमी में हम रिसोर्सेस को इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉय करते हैं, किस तरह से हम एफ़र्ट्स डालते हैं कि हमारा आउटपुट बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारा रिटर्न बढ़े, हमारे देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट बढ़े। यानी हम ओवरऑल एफर्ट करते हैं कि हमारे देश का जो प्रॉब्लम है, खास करके पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये कम हो। और जब हम रिसोर्सेस को बेटर एम्प्लॉय करेंगे, यानी बेटर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जब ये होते हैं तो यहाँ पे आपका आउटकम, आपका रिजल्ट, आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छे आते हैं। यानी हमारे इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी रेट है वो इम्प्रूव होता है,
वो अपवर्ड टेंडेंसी दिखाता है। तो इसके लिए लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझने में भी हमें कौन मदद करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमने किस तरह से रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया, उसकी वजह से कितना आउटपुट बढ़ा, उसकी वजह से कितना आउटपुट बढ़ने से कितना टोटल एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में प्रॉफिट कितना बढ़ा, किस तरह से इकोनॉमी ने ग्रो किया। ईच एंड एवरीथिंग वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। फोर्थ वन है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। क्योंकि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं तो हमने कहा थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ट्रेड साइकिल्स को भी स्टडी करते हैं। जब हम ट्रेड साइकिल्स की बात करते हैं बच्चों, तो सपोज हम ट्रेड साइकिल्स दिखाते हैं। अब ट्रेड साइकिल्स में क्या होता है, सपोज मैंने एल का फॉर्मेट लिया, ओके, उसमें मैंने ये सपोज एक ग्रोथ लाइन दिखा दिया, जो फिलहाल आपको 12th लेवल पे नहीं है, लेकिन फॉर योर नॉलेज सेक मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ ये इकोनॉमी का हम लोग एक पूरा सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और किस तरह से वो फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई देती हैं। तो ये हमारा ग्रोथ लेवल है, जो हमेशा हम चाहते हैं अपवर्ड ट्रेंडिंग हो। अब जब इकोनॉमी को हम ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के जो ट्रेड सर्कल्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, अप एंड डाउन। तो कभी कभी इकोनॉमी जो है वो एकदम बूम पीरियड पे दिखता है, ये बूम पीरियड पे है। कभी कभी इकोनॉमी एकदम टफ सीजन पे दिखाई देता है। अब इस बीच में जब हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी है। वो हम प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का जो है वो सर्कल फेस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी में थोड़ा रिसेशन भी आता है, थोड़ा रिसेशन आता है, और रिसेशन और सिवियर हो गया तो वो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे भी सिचुएशन, ऐसे भी हालात दिखाई देते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ऐसे मानते हैं फ्लक्चुएशन। जब हम फ्लक्चुएशंस की बात कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशन में क्या दिखाई देता है, आइदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी कभी कभी अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है इकोनॉमी, कभी कभी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग होता है इकोनॉमी। जब हम देखते हैं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में हम देखते हैं प्राइजेस बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि हर एक का प्रॉफिट मार्जिन, प्राइसेस सब बढ़ जाते हैं। तो हर एक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स और फर्म्स जो है प्रॉफिट कमाने के लालच में हर कोई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, जिसमें आपका आउटपुट हो, आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो, या हमने कहा टोटल प्रोडक्शन हो, या हमने कहा प्रॉफिट हो, या क्रेडिट फैसिलिटीज हो, सब बढ़ जाते हैं। अब बढ़ गए, फिर सपोज अब इकोनॉमी में धीरे धीरे डाउन ट्रेंडिंग फॉल आता है, तो वहीं पे ही आपका आउटपुट फॉल होने लगता है, प्रोडक्शन फॉल होने लगता है, एम्प्लॉयमेंट फॉल होने लगता है, प्राइस फॉल होने लगता है, प्रॉफिट भी कम होने लगता है। यानी इस तरह से आपकी इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लक्चुएशन। अब सपोज ये फ्लक्चुएशन आया, तो फ्लक्चुएशन आता है तो मैंने कहा या होता है इन्फ्लेशन या होता है डिफ्लेशन। तो हमारी इकोनॉमी में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये अगर इन्फ्लेशन आया तो व्हाट आर कॉजेज़ फॉर दैट, इन्फ्लेशन आया तो क्यों आया। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि डिमांड पुल हो गई या कॉस्ट पुश हो गई जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए, और जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो परचेजिंग पावर ऑफ पीपल रिड्यूस हो जाता है, पॉवर्टी और बढ़ जाती है, तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सम मेजर्स विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो वो भी कहाँ सीखेंगे बच्चों, मैक्रो में, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को स्टडी करते हैं। वह इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, कौन से कॉजेज़ हैं, अच्छा उसकी कॉजेज़ है, प्रॉब्लम आया तो कौन से इफ़ेक्ट हुए, अच्छा अब इफ़ेक्ट हुआ, हम सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें रिड्यूस भी करना है, तो गवर्नमेंट के कौन से मेजर्स होंगे, कौन से पॉलिसीज़, कौन से प्रोग्राम्स हम फॉलो करें जो उनको हम रिड्यूस कर पाएँ। तो इस तरह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को भी हम कहाँ स्टडी करेंगे बच्चों, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स।
लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2-3 लाइन में ही डिस्कस करना है। मैंने आपको थोड़ा बातों बातों में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 5th वन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा हमारा मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू ब्रिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें अपनी इकोनॉमी का ग्रोथ भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और स्पेशली द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई देता है पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का और इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जब ये दिखाई देता है तो आवर मेन टारगेट इज़ टू रिड्यूस देम। अब उन्हें रिड्यूस करना है तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ फ्रेम करने में, इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने कहा था फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड है, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं बच्चों तो वो गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी यानी बजट के थ्रू हमें सपोर्ट करती है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ आरबीआई हमें मॉनेटरी पॉलिसी में वॉल्यूम ऑफ मनी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से पॉलिसीज़ कैसे फ्रेम करनी है, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, कैसे पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमें कम करना है, तो ये सब जो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स बना के देते हैं, इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिकली डेवलप करने में भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ओके बच्चों, तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब 6th पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। अभी तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है विथ द नेशनल इनकम या पब्लिक फाइनेंस या मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड कैसे होता है। तो ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी जस्ट 12th से स्टार्ट की है। इस जर्नी को हम और बढ़ते हुए देखेंगे और डीप में 1 by 1 टॉपिक को जो हमने मैक्रो की क्लासिफिकेशन की थी उसको हम और डीप में हम स्टडी करेंगे एट द फर्दर स्टेजेस पे हम करेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो जब हम एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी हमें हेल्प करती है। बस जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमने नेचर कल डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, तो मैंने नेचर में भी एक डायग्राम ड्रॉ किया था और उस डायग्राम में भी मैंने आपको क्या दिखा दिया, उस पर्टिकुलर डायग्राम की जब मैं बात करूं तो मैंने उसमें भी दिखा दिया कि जब हम वाई एक्सिस पे आते हैं तो वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं बच्चों, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज दिखाते हैं। इसमें एग्रीगेट सप्लाई को मैंने ओरिजिन से निकाला, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई को, और हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व था वो हमने कहाँ से निकाला, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम सम फिक्स्ड कॉस्ट, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो हमने निकाला। अब दोनों ने कट किया एक पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम यानी इफेक्टिव डिमांड। तो ये थियरी हम और फर्दर में पढ़ने वाले हैं कि जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो फ़िलहाल यहाँ हमें मालूम नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें पता है एग्रीगेट डिमांड, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। डिटर्मिनेंट्स हैं 4, दैट इज़ सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस एक्स माइनस एम यानी नेट फॉरेन ट्रेड। 4 एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, दैट इज सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I investment expenditure, G government expenditure, X minus M is the net earning from foreign trade। वो आपका एग्रीगेट डिमांड है जहाँ से हमें यह डायग्राम मिलता है। और जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे ना दोस्तों, तो एग्रीगेट सप्लाई में क्या मिलेगा हमें, वहाँ पर भी 4 डिटर्मिनेंट्स है।
वो कौन सा रहता है, NLKT। N मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर कांस्टेंट रहता है। देन L यानी लेबर, लेबर के ऊपर शॉर्ट पीरियड में भी कोई बार नहीं रहता है, नो कांस्टेंट, क्योंकि लेबर की एम्प्लॉयमेंट को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देन K यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है फॉर द 1 ईयर, उसका भी सप्लाई इज कांस्टेंट। एंड T द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी के बेसिस पे हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिसाइड और डिटरमाइन होती है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। अभी शुरुआत की है एक छोटी सी थियोरी की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उससे रिलेटेड हम कुछ चैप्टर्स कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे इन थियोरीज़ को स्टडी करेंगे। तो बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं आउटपुट बढ़ा रही हूँ बच्चों, अगर मैंने टोटल आउटपुट ज़्यादा अगर बढ़ा दिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा किया तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अब टोटल आउटपुट आपने प्रोड्यूस ज़्यादा किया तो टोटल सप्लाई आपकी बढ़ेगी। अब जब टोटल सप्लाई आपकी बढ़ गई तो प्रोड्यूसर्स का टोटल प्रॉफिट बढ़ गए। तो देखो कैसे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को पुश कर देता। इसके लिए जब हमने फीचर्स पढ़े तो हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक अगर आगे जाता है तो दूसरे का हाथ पकड़ के चलो भाई आप भी आगे, वो उसको खींच के आगे कर लेता है। जैसे मैंने रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई तो उसकी वजह से आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन आपने ज़्यादा बढ़ाया, टोटल एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई अगर आपकी बढ़ गई तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। अब एग्रीगेट कंजम्पशन बढ़ा, तो जब एग्रीगेट कंजम्पशन बढ़ता है तो एग्रीगेट सेविंग बढ़ती है, एग्रीगेट सेविंग बढ़ा, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे रिलेशंस को आगे चल के कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन सब में स्टडी करेंगे। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 7th पॉइंट लास्ट कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कैसे हेल्प करता है। ये जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी है ये हमें हेल्प करता है टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब परफॉर्मेंस की जब बात आई है तो भी देखो बहुत आसान है। जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो नेशनल इनकम को एवरी ईयर हम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के बहुत सारे पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स जो भी हैं वो डिपेंड करते हैं उनके ऊपर कि अगर हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा गवर्नमेंट देखेगा कि उसके ऊपर हमारा पब्लिक रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। अब जब पब्लिक रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा। तो ये देखो आपके जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इंटरडिपेंडेंट हुए, एक ने दूसरे पे इफ़ेक्ट किया, दूसरे ने तीसरे पे इफ़ेक्ट किया, ऐसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि जब भी हम मैक्रो पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे एग्रीगेट्स को, बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं और इससे हमें पता चलता है परफॉर्मेंस कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा परफॉर्मेंस बेटर है कि थोड़ा हमारा पुअर परफॉर्मेंस है। क्योंकि अगर नेशनल इनकम बढ़ी, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई यानी वी आर परफॉर्मिंग वेल, हम ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। या हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे है, अपवर्ड ट्रेंडिंग है, प्रोडक्शन बढ़ा हमारा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कोई भी थियरी पढ़ते हैं तो ऑलवेज वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस क्या है। अब बेस्ट एग्जांपल जैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमेशा हम देखते हैं कि हमारे देश का जीडीपी रेशो क्या है।
अगर जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है यानी वी आर परफॉर्मिंग वेल, और हम कंपेयर करते हैं विथ द पास्ट डेटा, हम पास्ट डेटा के साथ कंपेयर करते हैं, और यही हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिखाई देता है, क्योंकि एंटायर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है। तो लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना था, लास्ट ईयर का जीडीपी कितना था, इस साल का जीडीपी कितना है, लास्ट ईयर में एम्प्लॉयमेंट रेशो कितना था, इस साल एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, यही चीज़ें हम बच्चों परफॉर्मेंस में यूज़ करते हैं। हम कैसे अपना परफॉर्मेंस जज करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कि बच्चों ने 10th में सपोज़ अगर उन्होंने 75% लिया, अब 11th में उनका परसेंटेज 80% आ गया, तो बच्चे सोचते हैं अब 12th में 80 से तो ऊपर जाना ही है। यानी देखो, हम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को अपवर्ड देखना चाहते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ की होती है कि हमेशा हम चाहते हैं देश की भी परफॉर्मेंस हमेशा बढ़े, हमारा ग्रोथ बढ़े, हमारा आउटपुट बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, हमारे देश की लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इनकम बढ़े। तो ओवरऑल जब इनकम बढ़ती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम कंपेयर करते हैं कि हमारे देश का इनकम क्या है, हमारे देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कितना है, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। बस यही चीज़ें हम मोस्टली आपस में कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करती है इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको आपके एक्चुअल इकोनॉमी का हो एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शन सिखाने में हेल्प करता है। कैसे बजट होगी, आप देखना जब 1 फरवरी को बजट अनाउंस होती है तो कैसे उस बजट को अनाउंस करेंगे, कैसे उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सब एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी हम कहाँ देखते हैं बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं तो कैसे सर्कुलर फ्लो हुआ, कौन से मेथड से हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, तो ये सीखने में भी मदद करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह से रिसोर्सेज, मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो, मेथड्स हो, मार्केट हो, इनका फंक्शनिंग कैसे है, इनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे है, उनका आउटकम और रिजल्ट कैसे बढ़ाना है, ये हम मैक्रो में सीखते हैं। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आती हैं, इकोनॉमी है तो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन स्विंग्स तो होते ही रहते हैं, मूविंग होते ही रहते हैं। तो जो ट्रेड फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, जिसमें कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, कभी बूम पीरियड, प्रॉस्पेरिटी पीरियड, कभी रिसेशन और स्लैक सीजन दिखाई देता है, तो वॉटएवर में भी हम ऑब्जर्व करते हैं भाई क्यों हुआ, कॉजेज़ क्या हैं, उन कॉजेज़ को कैसे रिड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट किस तरह से उनको कर सकती है। तो ये हम यहाँ पे फ्लक्चुएशन सीखा। फिर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करें, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें, कैसे इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करें। तो ये हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से हम देश को आगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट बढ़ा सकते हैं। दैन स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखा जो इंटरडिपेंडेंट हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इकोनॉमिक में हमारे पूरे एंटायर सिस्टम में आपकी एग्रीगेट इनकम बढ़े तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, फिर टोटल सेविंग बढ़े, टोटल इनकम बढ़े, टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंट हैं। और लास्ट हमने सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं बच्चों, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। अगर ग्रोथ रेशो जो है वो बढ़ा, अगर हमारा जीडीपी रेशो बढ़ा, अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, अगर हमारा इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा एज कंपेयर टू पास्ट डेटा, तो यानी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को भी ऑब्जर्व करते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने ये 7 पॉइंट्स को समझा। ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड में पूछा जाता है तो जनरली इट इज़ आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स का शॉर्ट टर्म। तो इस 4 मार्क्स के लिए यू कैन राइट एनी 4 to 5 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गिवन 7 पॉइंट्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
अभी मैं जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि पहले इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ, देन एक डिस्टिंग्विश डेफिनेशन, आपको एक डेफिनेशन देना है, और उसके बाद इन 7 पॉइंट्स में से आपको कोई भी 4-5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके बच्चों, जो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको लिखना है, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। So yes, my dear students, if you like this video, you can share with your many and maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.